आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इतिहास वार्ता में आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व के विषय में। इसके पूर्व के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन के अन्य पक्षों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। महत्व देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी अंतिम लक्ष्य को पूर्ण करने में अवश्य सफल नहीं हुआ था। अपने अंतिम लक्ष्य को वह पूर्ण तो नहीं कर पाया था, जो कि उसका लक्ष्य था कि भारत पूर्ण रूप से स्वाधीन हो जाए, पूर्ण स्वतंत्रता की उसकी मांग थी। किंतु यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसमें बड़ी उपलब्धियां राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों ने प्राप्त की थी, कांग्रेस ने प्राप्त की थी। वेल्सफोर्ड लिखता है कि भारतीय मानस अब मुक्त हो गया है, अपने दिलों में उन्होंने आज़ादी प्राप्त कर ली है। स्वयं महात्मा गांधी ने भी 1934 में कांग्रेस के नेताओं से कहा था, मैं न तो निराश हूँ और न असहाय अनुभव कर रहा हूँ। देश को जो ऊर्जा मिली है उसका अनुमान आपको नहीं है, मगर मुझे है। इस बृहद जन आंदोलन का महत्व इस प्रकार इन बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है बृहद जन आंदोलन। यह तो आपको पूरे आंदोलन से के बारे में जब आप पढ़ते हैं या चर्चा करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह बृहद जन आंदोलन था। इसमें जनता के विभिन्न वर्गों ने, कृषकों ने, मजदूरों ने, मध्यम वर्ग ने, उच्च मध्यम वर्ग ने, यहाँ तक कि महिलाओं ने और श्रमिकों ने भी भागीदारी सुनिश्चित की थी। कठोर दमन हुआ था, उसके बाद भी अपनी अहिंसा की नीति का इन्होंने त्याग नहीं किया था। तो यह गांव-गांव तक फैल जाने वाला, पूरे भारत में उठ खड़ा होने वाला जन आंदोलन था। इसमें आत्मत्याग व बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से हमको दृष्टिगोचर होती है। तो इसको एक वृहद जन आंदोलन के रूप में देखा जाता है। इसका महत्व स्थापित होता है। कठोर अहिंसा की नीति का पालन किया गया। निर्ममतापूर्वक पुलिस ने व्यवहार किया। कई जगह सैनिक टुकड़ियां भी लगाई गईं, गोली चलाया गया, लाठीचार्ज किया गया, जेलों के अंदर ठूंस दिया गया। किंतु इसके बाद भी हम देखते हैं कि अहिंसा की कठोर नीति का पालन भारतीयों के द्वारा किया गया। वो खून से लथपथ होते रहे। उनको पता था कि उनका सिर फट जाएगा। वो खून से लथपथ हो चुके हैं, अब वो गिरेंगे, सामने का व्यक्ति गिर रहा है, उसके बाद उनका नंबर है। ये जानते हुए भी, ये देखते हुए भी प्रतिरोध में वो लगे रहे। अहिंसा की कठोर नीति का पालन उनके द्वारा किया गया। अंग्रेज पुलिस ने यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पंडित नेहरू की माता सरोजनी नायडू, इन सभी को कष्ट उठाना पड़ा। कस्तूरबा गांधी को भी ये झेलना पड़ा। तो कठोर अहिंसा की नीति का पालन भारतीयों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा किया गया था। तो इस सिद्धांत को स्थापित करने में कि अहिंसा के साथ भी कोई पाशविक बल का सामना कर सकता है, इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में इस आंदोलन के द्वारा प्रकट किया गया। करबंदी की नीति का प्रयोग पहली बार था। बहुत छोटे मात्रा में कभी कभार किया जाता रहा था। अब ये बड़ा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि स्वाभाविक है, किसानों की स्थिति बहुत खराब थी और वो कर नहीं देना चाहते थे। जब आंदोलन के रूप में संगठित होकर इस तरह का विरोध किया जाता है तब उनको सफलता मिलती है, अन्यथा पुलिस के डर से वो ये नहीं कर पाते थे। तो करबंदी की नीति का प्रयोग किया गया, जिससे अंग्रेजों को बड़ी क्षति हुई, क्योंकि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य यहाँ से आर्थिक लाभ प्राप्त करना ही था। उसको गहरी चोट पहुंची। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन एवं बलिदान की नीति स्थापित हुई। इसने इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दिया। बहुत सारी सैद्धांतिक बातें होती हैं जो व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग में नहीं करते हैं। बातें हम अवश्य करते हैं आदर्श की, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। उसका उपयोग हम देखते हैं आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का, बलिदान की नीति का प्रयोग यहाँ पर किया गया। प्रत्येक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने पर इस आंदोलन पर जोर दिया गया था। इस सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया था। इस आंदोलन में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और बलिदान की नीति का व्यवहारिक रूप हम देखते हैं।
पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य भारतीय आंदोलन में पहली बार रखा गया। आपको सभी को ज्ञात है कि लाहौर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, युवा वर्ग पहले से ही पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर रहा था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई कि हमारा लक्ष्य या आंदोलन का लक्ष्य अब डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता को एक लक्ष्य के रूप में कांग्रेस के द्वारा रखा गया। कांग्रेस की दुर्बलताओं का भी पता चला। इस आंदोलन का महत्व ये भी है कि कांग्रेस की जो कमियां थीं वो उनको उजागर होने लगी कि उनके पास, कांग्रेस के पास कोई पूर्णकालिक योजना नहीं है, जिसकी मैं चर्चा पहले भी करता रहा कि एक योजना हम बनाते हैं कि अमुक कार्य करेंगे, यदि वो काम नहीं होता है तो हमारा प्लान बी क्या है, हम दूसरा काम क्या करेंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। लेकिन इस तरह की नीति इनके पास नहीं थी। इस कमजोरी की जानकारी इनको हुई। यह भी स्पष्ट हुआ कि किसी बड़े जन आंदोलन को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि यह तथ्य है, कांग्रेस के पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी। इसी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक योजना की भी कमी थी। कोई विकल्प इनके पास नहीं था कि अंग्रेजों ने जब दमन किया तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ तक आगे जाएंगे। तो कांग्रेस की दुर्बलता का, नीति में जो कमियां थीं, उसको स्पष्ट करने वाला आंदोलन भी ये था, क्योंकि आंदोलन लंबे समय तक चला था। स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका का श्री गणेश हुआ। महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। हमने चर्चा की कि सरोजिनी नायडू जब महात्मा गांधी समुद्र के तट तक दांडी यात्रा करके पहुँचे तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि विधि भंजक के रूप में आपका स्वागत है। तो सरोजिनी नायडू सक्रिय रहीं, कमला नेहरू सक्रिय रहीं, कस्तूरबा गांधी सक्रिय रहीं। आप सभी व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। इसके अलावा आम महिलाओं ने भी भागीदारी की। जो गिरफ्तार हुई थी महिला, उनमें 5,000 इनकी संख्या थी। वो भी उस समय स्त्रियों का इस तरह से आंदोलन में भागीदारी करना आश्चर्यजनक थी। उन पर बहुत अत्याचार हुए। पुलिस ने अत्याचार, लाठीचार्ज किया, जेलों में ठूंस दिया गया, जैसे आम लोगों के साथ किया जाता है, वो सब उन्होंने सहन किया। पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि पुलिस वालों ने स्त्रियों को गिराकर अपने बूटों से उनके सीने कुचल दिए तथा उन्हें आखिरी नरक के दर्शन कराए। इस तरह का अत्याचार हुआ, किंतु फिर भी अहिंसा को इन्होंने नहीं त्यागा। जो पुरुष साथ में रहे होंगे उन्होंने कैसे सहन किया होगा, स्त्रियों ने कैसे सहन किया होगा, जब हम सुनते हैं तो वो बात हमको सहन नहीं होती। ऐसा अत्याचार होने के बावजूद स्त्रियों का जो धैर्य था वह सराहनीय था। उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, आंदोलनरत रहे। जो कार्य उनको करना था, जो महात्मा गांधी ने बताया था, उस रास्ते पर वो चले। तो स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका का श्री गणेश होता हुआ हम देखते हैं। इसके पहले के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, स्त्रियों की इतनी भागीदारी नहीं हुई थी। 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि इस आंदोलन ने रख दी। यद्यपि ऊपर से यह दिखता था कि अंग्रेज अप्रभावित हैं, वेलिंगटन और सैमुअल होर ये दिखाने का प्रयास करते रहे। अंग्रेज सरकार ने भी ये दिखाया कि इस आंदोलन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके ऊपर बुरी तरह से फ़र्क पड़ रहा था। सीधे तौर पर उनको ये लग रहा था कि केवल दमन से भारतीयों को अब नहीं दबाया जा सकता। किस तरह से अहिंसात्मक आंदोलन ये कर रहे थे, यदि और ये रूप, विकराल रूप ले लेता और कहीं उसमें सेना या पुलिस का कोई भी तत्व शामिल हो जाता तो आंदोलन निश्चित रूप से सफल हो जाता। तो एक भूमिका अंग्रेजों के मन में ये बात स्पष्ट करने के लिए कि अब सुधार भी करना आवश्यक है, केवल दमन से कार्य नहीं चलेगा। और मजबूर होकर अंग्रेजों ने 1935 का जो एक्ट पारित किया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही था। उसी दबाव के फलस्वरूप उन्होंने ये एक्ट पारित किया। राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि। भारतीयों के भीतर अब राष्ट्रीयता परिपक्व हो गई थी। शुरू में हम देखते हैं कि जब अंग्रेज आए थे उस समय राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। प्लासी के युद्ध में हमने देखा किस प्रकार से भारतीय चुपचाप खड़े रहे और अंग्रेज भारतीयों को ही पराजित करते रहे। भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया उस समय शुरू हुई थी। उस समय इस तरह की भावना नहीं थी, किंतु इस समय के आते तक हम पाते हैं कि भारतीयों के भीतर राष्ट्रीयता की भावना परिपक्व हो चुकी है।
अब उनको इस तरह से पददलित नहीं किया जा सकता, अब उनको परतंत्र नहीं रखा जा सकता। ऐसी राष्ट्रीयता की भावना का विकास अब तक हो चुका था और इस आंदोलन ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार की नींव पर प्रहार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में प्रवेश किया था, कोई भारतीयों का हित करने या व्हाइट मैन्स बर्डन जैसी कोई बात नहीं थी। वास्तविक बात ये थी कि भारत से आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। व्यापारी कौम है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। भारतीयों ने उनकी नींव पर इस तरह से प्रहार किया कि कर न देने का आंदोलन चला दिया, स्वदेशी आंदोलन चला दिया कि भारत में जो उत्पन्न चीज़ें हैं, उत्पादित चीज़ें हम उन्हीं का उपयोग करेंगे, तुम्हारे माल का उपयोग नहीं करेंगे। तुम्हारी जो माल या व्यापारिक सामान है, औद्योगिक सामान है, हम उसका बहिष्कार करते हैं। तो ये कर बंदी कर दिया, कर नहीं देंगे। ये सीधे तौर पर उनका जो मूल उद्देश्य था, यहाँ से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना। और ये द्वितीय विश्व युद्ध का काल शुरू होने वाला था, इसके पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, इसके बीच का काल था। तो उनके आय पर चोट की जो उनकी नींव पर चोट थी। भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार अंग्रेजों को करना पड़ा। अब तक भारतीयों के साथ समान टेबल पर बैठकर, आमने सामने बैठकर, बराबरी के स्तर पर बैठकर वो बात करने को तक तैयार नहीं थे। वायसराय इरविन के द्वारा गांधी जी के साथ समानता के साथ बात करना, समझौता करना एक बड़ी उपलब्धि थी। बड़े ही कांग्रेस के लोग, नेता पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनको भी पता था कि यदि उन्हें डोमिनियन स्टेटस का भी दर्जा दिया जाता तो भी वो संतुष्ट हो सकते थे, क्योंकि मालूम था कि इतनी जल्दी अंग्रेज उनको कुछ देने वाले नहीं। किंतु फिर भी उन्होंने उच्च लक्ष्य रखा, अंग्रेजों पर दबाव बनाया। तो हम पहली बार देखते हैं कि इरविन वायसराय महात्मा गांधी को समानता के आधार पर बात करते हैं। तो ये एक उपलब्धि थी इस आंदोलन की। युवा वर्ग की भूमिका में वृद्धि हो गई थी। अपेक्षाकृत इस आंदोलन में युवा वर्ग की भूमिका में वृद्धि हुई थी। पहले जो युवा वर्ग के लोग सम्मिलित होते थे उनकी संख्या कम थी, अब संख्या अधिक हो गई। युवा वर्ग का कांग्रेस में नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल जैसे लोग कर रहे थे। तो इस तरह से इनकी भागीदारी भी हम बढ़ चढ़कर देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी में वृद्धि हुई। उनके लिए उपयुक्त आंदोलन चला था। नमक कानून उन्होंने अपनाया, उसको तोड़ा, अंग्रेजों ने बनाया था उसको। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, चरखे का प्रयोग शुरू हुआ। इस तरह से जन भागीदारी में ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं कि वृद्धि हुई। कांग्रेस मजबूत हो गई। इस आंदोलन के पश्चात कांग्रेस और भी लोकप्रिय और मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आती है। इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि हुई। आंदोलन जन जन तक, गांवों तक पहुंच गया, एक बृहद जन आंदोलन चला सकी। उसकी क्षमता में वृद्धि हुई। न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कांग्रेस का नाम हुआ। इस आंदोलन के कारण उसकी ख्याति विदेशों तक, अन्य देशों तक भी पहुंच गई। मजबूर होकर, न चाहते हुए भी ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस को आमंत्रित करके गोल मेज सम्मेलन करना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी, गांधी इरविन समझौता करना पड़ा। यद्यपि वे भारतीयों को कुछ देना नहीं चाहते थे, किंतु फिर भी मजबूर होकर उनको ये काम करना पड़ा। तो कांग्रेस मजबूती के साथ उभर कर आती है, ये भी इसका परिणाम या इसका महत्व था। गांधी जी की अपार लोकप्रियता। गांधी जी पहले भी लोकप्रिय थे, किंतु अब उनकी लोकप्रियता अपने चरम तक पहुंच चुकी थी। एक बृहद आंदोलन, जन आंदोलन उन्होंने चलाया, न केवल भारत में बल्कि उनकी छवि को इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय बना दिया था। वे भारत तथा विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हो चुके थे। इंग्लैंड की जनता में भी महात्मा गांधी लोकप्रिय हो चुके थे। इस प्रकार महात्मा गांधी की लोकप्रियता को इस आंदोलन ने अपने चरम स्तर तक पहुंचा दिया। अंतर्राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ। विश्व का ध्यान भारत की परतंत्रता तथा अंग्रेजों के अत्याचार पर केंद्रित हुआ। इस आंदोलन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय दबाव अंग्रेजों पर बढ़ने लगा। और जैसे हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, अमेरिका का दबाव, अन्य इनका दबाव और बढ़ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण हुआ कि भारत में कोई समस्या है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत ने मित्र राष्ट्रों की मदद की थी, उनका दबाव, उनका ध्यान
अब भारत की ओर केंद्रित हुआ। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण करने में यह आंदोलन सफल रहा। भविष्य हेतु कांग्रेस की भूमिका निश्चित हो गई। स्वतंत्रता के लिए, भारत पर शासन करने के लिए, संविधान निर्माण करने के लिए और शासन में अधिकार प्राप्त करने के लिए भी, यद्यपि महात्मा गांधी ने इस बात के लिए मना किया था, जैसे ही भारत को आज़ादी मिली उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उसका उद्देश्य भारत को आज़ादी प्राप्त कराना था, वह प्राप्त हो चुका है। लेकिन जो भी कार्य करते हैं, जो संलग्न थे, राजनीतिक स्वार्थ उसमें आ गया और कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भारत में शासन किया। उसकी भूमिका यहाँ पर तैयार हो गई कि भविष्य में कांग्रेस क्या क्या कर सकती है। अपार लोकप्रियता इस आंदोलन ने उसको दी और उसी को उन्होंने आगे चलकर भुनाया। उसकी भूमिका को एक तरह से उसने परिभाषित कर दिया था। कम्युनिस्टियों का सहयोग। यद्यपि कम्युनिस्ट मानसिकता कांग्रेस की मानसिकता से या उनकी विचारधारा से अलग विचारधारा थी, किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में कम्युनिस्ट दल ने भी, हम कहें न चाहते हुए भी, पर सहयोग तो किया। मजदूरों, किसानों और नौजवानों के साथ श्रमजीवी वर्गों को संगठित करके आंदोलन किए गए थे, उनमें इनकी भूमिका थी संगठित करने में। विशेषकर मुंबई के क्षेत्र में वह सक्रिय थे। कपड़ा मिलों को उन्होंने बंद करवाया था। इस तरह इस आंदोलन में कम्युनिस्टों का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। कम्युनिस्टों का सहयोग सरकार के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि वो पूंजीवादी विचारधारा का इंग्लैंड प्रतिनिधित्व करता था और कम्युनिस्ट विचारधारा जो रूस समर्थित थी, आगे चलकर चीन समर्थित भी हो गई, उनसे ये बड़े भय खाते थे। पूंजीवादी देश थे, इसमें अमेरिका और ब्रिटेन मुख्य नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो वो बड़े चिंतित हुए थे। तो इस तरह से कम्युनिस्टों का भी सहयोग मिला था और अंग्रेज सरकार इससे बड़ी चिंतित हुई थी कि कहीं कम्युनिस्ट की ओर भी भारत आगे न बढ़ जाए। और आपको ज्ञात होगा कि कांग्रेस में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के कम्युनिस्ट धड़े का। तो इस तरह से इनका भी सहयोग प्राप्त हुआ था। तो ये महत्व था। विपिन चंद्र लिखते हैं कि लोग दमन से डर जरूर गए थे, लेकिन कांग्रेस से उनका विश्वास उठा नहीं था। कांग्रेस में उनकी आस्था और मजबूत हुई थी। आंदोलन को अस्थायी रूप से दबा दिया गया था, पर इससे भी राजनीतिक चेतना नहीं दबी, वह और भी प्रखर और प्रगाढ़ हुई। संघर्ष की इच्छा शक्ति को बल मिला। अंग्रेजी हुकूमत में बचा खुचा कुछ विश्वास भी जाता रहा। जो भारतीयों का कुछ विश्वास था, वह विश्वास भी अब समाप्त हो गया। इसी प्रकार से रजनी पामदत्त ने भी लिखा है कि यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके लिए जनता से समर्थन, श्रद्धा, भक्ति और त्याग की कोई सीमा नहीं थी। अपूर्व आस्था हम देखते हैं। और विशेषकर जो हमने चर्चा की कि यह आंदोलन अहिंसात्मक था, इसमें निश्चित रूप से गांधी जी का योगदान हमें स्वीकार करना होगा। अहिंसा का पाठ इस तरह से पढ़ाया गया था, नेताओं को इस तरह से बात पता थी। हर आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में जाने के पहले जो भी लीडर होता था, नेता होता था, वो उन सभी लोगों को इस बात के लिए आगाह अवश्य करता था कि आपको हिंसा किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही हिंसा उन्होंने की कि महात्मा गांधी पुनः इस आंदोलन को स्थगित कर देंगे, जो वो नहीं चाहते थे। तो पूरा युवा वर्ग और ऐसे नेता भी, सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे नेता भी कांग्रेस में थे, जो ये जानते थे और मानते थे, या उनकी विचारधारा गांधी जी जो कर रहे थे उससे पृथक जाती थी, किंतु फिर भी असहमत होते हुए भी वो सहमत बने रहे, क्योंकि यदि वह अलग हो जाते तो जो आंदोलन चल रहा था उसमें सफलता संदिग्ध हो जाती। वो जानते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने ये बात स्पष्ट कर दी थी, वो नहीं चाहते थे, युवा वर्ग भी नहीं चाहता था, बहुत सारे नेता भी नहीं चाहते थे कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाए। लेकिन जब महात्मा गांधी ने निर्णय लिया तो एक नेता की बात को असहमत होते हुए भी इन्होंने स्वीकृति दी थी। तो इस तरह से ये आंदोलन बहुत सारे मामलों में
अद्वितीय था, बृहद था। अहिंसा को लेकर के जिस तरह से समर्पण भारतीयों ने दिखाया था, युवा वर्ग ने दिखाया था, महिलाओं ने दिखाया था, निश्चित रूप से वह बड़ा आश्चर्यजनक था। तो ये इस आंदोलन का महत्व था।